हरिओम, नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। आइए आज हम रेखा गणित के द्वितीय अध्याय की द्वितीय प्रतिज्ञा का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसे कि आपने इससे पहले प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं, उसमें आपने देखा कि प्रत्येक प्रतिज्ञा जो हुई हमारी 4 सोपानों के माध्यम से सिद्ध हुई हैं, जिसमें पहला सोपान है हमारा सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशेष उद्देश्य, तीसरा है इति कर्तव्यता और चौथा है उपपत्ति। ये 4 सोपान हैं। इन चारों सोपानों में जो पहला सोपान है वो है सामान्य उद्देश्य। तो आइए पहले हम पहले सोपान को देख लेते हैं, सामान्य उद्देश्य को, क्योंकि सामान्य उद्देश्य ही वह विषय है या वह सोपान है जिसके माध्यम से हमें संपूर्ण विषय समझ आता है कि वह उसमें विषय किस बात क्या कही गई है, उसमें किस बात को स्पष्ट किया गया है अथवा हमें क्या विषय सिद्ध करना है, उस विषय को इसमें स्पष्ट कर दिया गया होता है। और सामान्य उद्देश्य के बाद उसी बात को और स्पष्ट कर देते हैं विशेष उद्देश्य में। तो पहले हम देखते हैं जो सामान्य उद्देश्य है वो क्या है। तो आइए पहले संस्कृत में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझ जाएंगे, यदि इसके बाद फिर मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। कहते हैं यद अभिष्ट रेखाया यथेष्टम खंडद्वयम विधीयते तदा प्रत्येक खंडा अभिष्ट रेखा घातयोगो अभिष्ट रेखा वर्ग तुल्यो भवति। यद अभिष्ट रेखाया, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज या किसी भी चतुर्भुज, अभी हम जो अध्याय इस द्वितीय अध्याय में जो पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें चतुर्भुज का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें चतुर्भुज का ही अध्ययन चलेगा। इसमें जितने प्रकार के चतुर्भुज हैं उन्हीं का क्षेत्रफल, उन्हीं का साधन, उन्हीं की सिद्धियाँ बताई गई हैं। तो चतुर्भुज को बनाने के लिए जो इससे पहले आपने परिभाषा में पढ़ा था वो था कि किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए उसके मूल में 2 रेखाएँ होती हैं जो कि अभिष्ट रेखाएँ होती हैं। उन रेखाओं से ही हम लोग 4 रेखाएँ मानते हैं उन्हीं रेखाओं को, क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएँ बराबर मान करके 4 रेखाएँ बनती हैं और उन 4 रेखाओं के द्वारा किसी चतुर्भुज की उत्पत्ति होती है। उसमें भी कुछ चतुर्भुज ऐसे हैं जो समकोण समानांतर चतुर्भुज होते हैं, कुछ विषम चतुर्भुज होते हैं। तो समकोण समानांतर चतुर्भुज वो होते हैं जो जिनके चारों कोणों का मान तो 360 होता है, परंतु उनके चारों कोणों का जो मान होता है वह सबका बराबर होता है, यानी कि उसमें चारों कोणों पर 90 अंश का कोण बनता है। जबकि जो विषम कोण होता है, विषम चतुर्भुज होता है, उसके प्रत्येक कोण अलग अलग हो सकते हैं। जबकि वहाँ भी चारों कोणों का जो मान होता है वो 360 ही होता है, परंतु वहाँ समकोण नहीं होता है। हर कोण वहाँ का जो होता है वो समकोण नहीं होता है। कोई अधिक कोण हो सकता है, कोई न्यून कोण हो सकता है, कोई सरल कोण भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो आइए अब सामान्य उद्देश्य जो कह रहे हैं यद अभिष्ट रेखाया यथेष्टम खंडद्वयम विधीयते तदा प्रत्येक खंडा अभिष्ट रेखा घातयोगो अभिष्ट रेखा वर्ग तुल्यो भवति। इनका जो कहने का यहाँ अभिप्राय है वो यह है कि यद अभिष्ट रेखाया, अभिष्ट रेखा कौन होगी? अभिष्ट रेखा वो होंगी जिस रेखा को हमने मुख्य मान करके, जिसके आधार पर हमने इसकी गणित प्रक्रिया प्रारंभ की है। किसी एक को तो हमें अभिष्ट मानना पड़ेगा। जिसको अभिष्ट माना है, यदि उसके कह रहे हैं यथेष्टम, उसके कुछ खंड यदि कर दिए जाएं, ठीक है, तदा तो उसका जो खंड करने से हम उसका यदि मान निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे? कह रहे हैं यदि उसके खंड किए जाएं तदा प्रत्येक खंड, जिसको प्रत्येक खंड होता है वह अभिष्ट रेखा घात योगो अभिष्ट रेखा वर्ग तुल्यो भवति। तो जो अभिष्ट रेखा जो होती थी हमारी, जिसके द्वारा हमने उसके 2 खंड किए या जिसके 2 खंड किए हमने, वो जो अभिष्ट रेखा है, उस अभिष्ट रेखा का जो प्रत्येक खंड से गुणा करने पर उसका जो योग करेंगे तो वो किसके बराबर होता है? कह रहे हैं जो अभिष्ट रेखा है उसके ही वर्ग के बराबर होता है। तो यानी खंड करके हम उस रेखा से उसका गुणा करेंगे, फिर उसको जोड़ करेंगे तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? जो हमारा अभिष्ट रेखा है उसका जितना वर्ग करके आता है उसके बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक लाइन में यदि कहें इसको, एक पंक्ति में, एक वाक्य में, तो ये हो जाएगा यद अभिष्ट, जो अभिष्ट रेखा है हमारी, उसके हम जितने खंड करते हैं उन खंडों का उसकी अभिष्ट रेखा से जितनी बार गुणा करेंगे और उनका जितनी बार योग करेंगे वह किसके बराबर होगा? वह अभिष्ट रेखा, जो मूल रेखा है, अभिष्ट रेखा जो हमारी है, उसका वर्ग जितना होता है उसके बराबर होती है। अब इसको यदि स्पष्ट हो गया होगा, यदि स्पष्ट नहीं हुआ तो इसको और आगे देखते हैं। विशेष उद्देश्य में देखते हैं, विशेष उद्देश्य में क्या कहा गया है। विशेष उद्देश्य में उस बात को और स्पष्ट कर दिया जाता है सरलता से, और बता दिया जाता है कि कौन सी अभिष्ट रेखा है, किससे हमने उसके 2 खंड किए, कितने 2 खंड किए, वो क्या हुए हैं, और उनका गुणा भाग किस तरह होता है, एक सूत्र के रूप में आ जाता है। उसको देखते हैं। तो अब इसमें हम चतुर्भुज में जो हमारा अभिष्ट रेखा होगी वो कौन सी होगी? कोई भी रेखाएं, 2 रेखाएं मूल होती हैं, उन 2 रेखाओं में किसी एक को हमें अभिष्ट मानना पड़ेगा। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे अभिष्ट मानते हैं। उसे अभिष्ट मान करके उसके 2 खंड करते हैं और ये
खंड कितने बड़े करने हैं, कैसे करने हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। और लेकिन यहाँ जो साधन करने का जो तरीका है वो एक ही है। आप कितने भी खंड करें उसके, या अथवा उसमें से किसी भी रेखा को अभिष्ट मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कहते हैं अभिष्ट रेखा, तो यहाँ इन्होंने जो अभिष्ट रेखा मानी है वो आई मानी है। आई अभिष्ट रेखा है होगी इस किसी चतुर्भुज में, और उसमें उन्होंने ऊ चिन्ह किया है। यदि किसी चतुर्भुज में आई अभिष्ट रेखा है और उस पर उन्होंने उस चतुर्भुज की किसी एक रेखा को अभिष्ट माना, हुआ उसका नाम जो है वो आई है, और उस पर उन्होंने ऊ चिन्ह किया, तो उस ऊ चिन्ह से जो खंड दो होते हैं, दो खंड उसके होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक है, वह किसके बराबर, उनके द्वारा कैसे उसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो कह रहे हैं तदा आ ई, इसमें जो आई हमारी अभिष्ट रेखा जो होगी उसको उसका पहले खंड से आओ खंड से गुणा करेंगे, और उसको जोड़ देंगे किसमें, जो उसका द्वितीय खंड है उसको आई यू से गुणा करेंगे, आई यानी अभिष्ट रेखा से गुणा करेंगे, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, वह किसके बराबर हो जाएगा, उसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है या उसका जो वर्ग है उसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ इन्होंने वर्ग साधन किया है, और यहाँ जो हम अभिष्ट साधन कर रहे हैं, इसमें जो वर्ग साधन कर रहे हैं हम खंडों के माध्यम से, यह हम चतुर्भुज में कर रहे हैं, और वह चतुर्भुज कैसा है, वर्ग है, ठीक है। यह आपको आगे इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ भले ही यह चित्र दिखने में कैसा लग रहा है आपको, यह आपको आयताकार लग रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ बात जो चल रही है ऐसी स्थिति वर्ग में होती है। वर्ग में ऐसे करेंगे तो हमारे पास दो आयत बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक वर्ग है जिसको हम आ गा कहेंगे, ये वर्ग है। यहाँ पर देखने में यह आयत लग रहा है, लेकिन यह वर्ग है, क्योंकि वर्ग के पे ही हमने यहाँ पर दो खंड किए हैं, तो हमारे पास दो आयत आ जाएंगे। ये एक आयत ये हो जाएगा, एक आयत ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने पीछे पढ़ा था आ ई अभिष्ट रेखा है, इसको आई को अभिष्ट रेखा माना इन्होंने। अभिष्ट रेखा पर कहीं पर ऊ बिंदु किया, और ऊ बिंदु जो किया हमारा वो कहाँ पर किया हमने, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किया। यहाँ पर करने से इसके दो खंड हो गए, आ और ऊ, और दूसरा खंड हुआ ऊ और ई। अब कह रहे हैं कि आ से लेकर के ई तक गुणा करेंगे। आ से ई तक जो हमारी अभिष्ट रेखा है, इस अभिष्ट रेखा को हमने आ ऊ पहले खंड से गुणा किया, और जितना गुणा कर दिया उसको जोड़ देंगे किसमें, दूसरी जो अभिष्ट खंड होगा हमारा आ ई जो रेखा है उसमें जो दूसरा खंड होगा हमारा ऊ ई, इन दोनों को गुणा करके जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा फल हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, कह रहे हैं वो आ से लेके गा तक, यानी संपूर्ण का मान, इसका वर्ग आ जाएगा। किसका वर्ग आ जाएगा, इस रेखा का वर्ग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आ से लेके ई तक का संपूर्ण जो अभिष्ट रेखा है उसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। अब इसको यहाँ देखते हैं इति कर्तव्यता में यह कैसे किया गया है, इसका साधन कैसे हुआ है, सिद्ध कैसे हुआ है, और कैसे यह वर्ग ही होता है, इसको हम यहाँ पर जानेंगे सिद्धि के द्वारा। इसकी इति कर्तव्यता में देखते हैं। आ ई रेखो परी आ का गा ई वर्ग क्षेत्रम कार्यम। अब ये जो आ ई रेखा है, क्योंकि इस रेखा से और इस रेखा से ही यह वर्ग बना है, इन दो रेखाओं से यह मूल में रेखाएं हमारी हैं, इनमें से इसको अभिष्ट मान लिया, क्योंकि ये रेखा इसके बराबर होगी और ये रेखा जो होगी वो इसके बराबर होगी, इसलिए कहा गया कि यह जो क्षेत्र है यह वर्ग क्षेत्र है। अब वर्ग क्षेत्र में तो चारों रेखाएं बराबर होती हैं, इसका मान जो होगा वह इसका भी होगा, वही मान इसका भी होगा, वही मान इसका भी होगा, ठीक है। तो इसलिए यह वर्ग क्षेत्र है। तो वर्ग क्षेत्र कैसे बनाइए, इन दोनों गुणा करने से बना, यानी आ से चा तक का जो मान है, ठीक है, आ से ई तक का जो मान होगा, यह इन दोनों का परस्पर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और इन्हीं दो भुजाओं से यह आकृति बनती है, यह वर्ग बनता है। अब यह कैसे है, इसके और स्पष्ट और ज़्यादा आपको विस्तृत रूप में देखना है इसको, तो प्रथम अध्याय की जो हमने 46वीं प्रतिज्ञा पढ़ी थी हमने, वहाँ इसकी चर्चा की गई है, वहाँ बनाया गया है कैसे किस तरह बनता है, दो भुजाओं से किस चतुर्भुज कैसे बनाया जाता है, एक बार उसको देख लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा विषय। अब आगे कहते हैं कि आ का रेखाया ई गा रेखाया व समांतरा ऊंचा रेखा विधेया। अब इसमें आ का जो रेखा हमारी है, यानी कि आ से लेके का तक, मैंने पहले बताया था कि कोई भी रेखा जो होती है वह वर्ग के वह किसी भी चतुर्भुज का कर्ण होती है जो दो कोणों को मिलाती है, ठीक है, आमने सामने के कोणों को मिलाती है, और वह चतुर्भुज उस पर आश्रित होता है, या आश्रित चतुर्भुज कहलाया जाएगा। तो इसमें जो इसका जो नाम होगा वो आ का रेखा से होगा, और इसका जो नाम होगा वो ऊ गा से होगा, अथवा ई का से होगा, या इसको ऊंचा से भी कह सकते हैं। फिर कहते हैं रेखाया व समांतरा। अब करें आ का रेखाया, और का जो रेखा है आ का रेखा के द्वारा ई गा रेखाया व अथवा ई का रेखा के समांतर, ई गा रेखा कौन सी है, यानी ई से लेकर गा तक, ई रेखा के समांतर हमें कौन सा रेखा की ऊंचा रेखा करेंगे, यानी कि ऊ से लेकर के चा तक रेखा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यह ऊ से चा तक की हम चार रेखा करने के कह रहे हैं अभी कि ऊ समानांतर एक रेखा करेंगी,
ठीक है। और ये रेखा किसी से कैसे की जाती है ये भी आपने 31वीं प्रतिज्ञा में पढ़ चुके हैं पहले अध्याय की। तो वहाँ भी यदि बीच में इस तरह लगता है तो वहाँ देख, एक बार विषय को देख लेना चाहिए पहले अध्याय की 31वीं प्रतिज्ञा में, वहाँ क्या बात कही गई है। ठीक है, तो रेखा करने को कहा। रेखा करने से अब कह रहे हैं ऐसा यदि कर देते हैं और फिर हम गणित इसकी प्रक्रिया करते हैं साधन करने की, तो हमारा क्या निकल जाता है, वर्ग निकल जाता है। तो कैसे, अब उपपत्ति में देखते हैं। तो कहते हैं आ गा क्षेत्रम, आ से लेकर के गा तक का जो संपूर्ण वर्ग का जो मान होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, वो कैसे निकालेंगे, उसको हम कैसे जानेंगे। कह रहे हैं आ चा आ गा, आ से लेकर चा तक इसको जोड़ेंगे किसमें, ऊ गा में। ऊ और गा का जो मान था इसमें जोड़ देंगे, यानी कि इसका जो संपूर्ण मान है ऊ गा और आचा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, वो हमारा आ ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग समानम ये किसके बराबर होता है, आ ई के वर्ग के समान होता है। ठीक है, आ ई के वर्ग के समान, यानी यहाँ से यहाँ तक का जितना मान होता है इसके वर्ग के बराबर हो जाता है। क्या, ये प्लस ये, आचा प्लस आगा बराबर आ ई का वर्ग हो जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं आचा आयतम आ का, और जो आयचा आयत है हमारा, यानी कि आ से लेकर चा तक ये वाला जो आयत है हमारा, इसको आ का भी कह सकते हैं। यह जो आयत है यह हम यह कैसे बना, किन किन रेखाओं से उत्पन्न हुआ, ये कह रहे हैं आ उ और आचा से, आ उ, आ उ ये वाली, यानी ये वाली भुजा से और आचा, इन दो भुजाओं से बना कौन सा, आ का आयत। ठीक है, अब इसी प्रकार से तत्र आ का रेखा आई तुल्य, इसमें भी देखेंगे तो इसमें क्या हमें दो रेखाएं समान मिलती हैं। कौन कौन सी, आ का और आई जो रेखा होगी वो बराबर होंगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान होगा, आ का जो रेखा होगी, जो कर्ण रेखा होगी इसकी, वो किसके बराबर होगी, आई रेखाभ्याम, आ ई रेखा के तुल्य होगी, यानी कि आ और ई रेखा के तुल्य होगी। देखने में यहाँ पर आपको इन दोनों में अंतर दिखाई देगा, आ से लेकर ई तक का मान बहुत लंबी दिखाई दे रही है और आ से लेकर का तक का मान कुछ छोटा दिखाई दे रहा है, जबकि ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी वर्ग में इनकी स्थिति बराबर होती है। ठीक है, फिर कहते हैं अतः आ चा आयतम आ ए गुणा आ उ, तो आ चा जो आयत है हमारा, यह कैसे निकलेगा हमारा, आ का, ठीक है, गुणा आ का, आ ई गुणा आ उ, आ से लेकर ई तक इसको गुणा कर देंगे किसमें, आ से लेकर ऊ तक प्रथम खंड में, जैसे कि पहले बताया था मैंने, आ से लेकर ई तक गुणा करने, आप जो अभिष्ट रेखा है उसको गुणा कर देंगे प्रथम खंड में, यानी आ ई गुणा आ उ प्रथम खंड में गुणा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, आचा का मान निकल जाएगा, यानी कि इस का मान निकल जाएगा। अब कहते हैं उगा आयतम ईगा ui, उगा आयत जो दूसरा आयत हमारा, ये वाला आयत है जो हमारा, ठीक है, इसका जो मान निकलेगा कैसे निकलेगा, उगा आयतम ईगा उ ई रेखाभ्याम समुत्पन्ना, ये इन दो रेखाओं से उत्पन्न हुई है, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी चतुर्भुज जो होता है वो दो रेखाओं से उत्पन्न होता है, जो उसके मूल में दो रेखाएं होती है, एक ये रेखा उ ई, दूसरा ईगा, इन दो रेखाओं से उत्पन्न है। तत्र ईगा बराबर का आ ई, ईगा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान होगा यह किसके बराबर होगा, ईगा बराबर आ ई के बराबर होगा, यानी कि आ ई के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग में दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। और इससे क्या होता है, ऊगा जो होता है, ऊगा आयत जो होगा, उसे लेकर गायत, ये जो दूसरा वाला जो आयत है हमारा, यह कैसे निकल जाएगा, ऊ ई गुणा आई, मैंने बताया था ना, जो अभिष्ट रेखा है उसको गुणा कर देंगे द्वितीय खंड से। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, हमारा वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से किया हुआ आ ऊ ई गुणा आ ई, ऊ ई द्वितीय खंड गुणा आ ई। ठीक है, इसको जोड़ देंगे। अब कहते हैं अतो अत्र, इसलिए चतुर्भुज आ चा प्लस चतुर्भुज उगा, यानी आ चा और उगा, यानी ये चतुर्भुज जो होगा और ये चतुर्भुज जो होगा, ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा, आगा के बराबर। आगा कहाँ है, ये जो हमारा है आगा, आ से लेकर के गा तक संपूर्ण का जो मान निकल जाएगा वो निकल जाएगा इसका, दोनों चतुर्भुजों के योग से। ठीक है, अब वो जो बराबर होगा वो किसके, जो मान निकलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो कह रहे हैं आ ए गुणा आ ऊ, यानी कि जो अभिष्ट रेखा थी हमारी, अभिष्ट रेखा में आ ऊ का, अभिष्ट रेखा जो थी हमारी आई थी, उसको गुणा करेंगे आ ऊ से प्रथम खंड से, और उसमें जोड़ देंगे क्या,
आ ई गुणा आओ, द्वितीय खंड के साथ गुणा करने से योग जोड़ देंगे तो जैसे कि पहले बताया था वो क्या निकल जाएगा हमारा, आ का अभिष्ट रेखा का जो यानी मूल ये जो रेखा थी हमारी अभिष्ट रेखा इसका वर्ग निकल जाएगा। कैसे, आ उ गुणा उ ई जमा आ ई गुणा आ उ बराबर वर्ग, इसका संपूर्ण का इस रेखा का वर्ग निकल जाएगा, केवल इस रेखा का वर्ग निकल जाएगा। यही बताया था कि ऐसा होता है। तो अब देखिए ये रेखा बराबर हो जाएगी इसके और ये रेखा जो हो जाएगी ये बराबर, सब परस्पर बराबर हो जाएंगे आपस में। तो जब सब परस्पर बराबर हैं आपस में तो हमें क्या करना है, इसके दो खंड करने हैं। दो खंड करने के बाद ये रेखा जो हो जाएगी वो इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, आ से लेकर ई तक जो है वो इसके बराबर होती है और हमें इन दोनों के खंड, जो दो खंड हैं इन दोनों खंडों को अभिष्ट रेखा से गुणा करके जोड़ देना है तो हमारा वर्ग निकल जाता है। इतना ही कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार से यह प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगी और स्पष्ट होती है कि हम ये वाकई ऐसा होता है जब हम किसी अभिष्ट रेखा को हम उसके दो खंड करने पर उनका वर्ग और योग करते हैं तो क्या होता है, वो अभिष्ट रेखा के वर्ग के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये विषय जो है ये आपने स्पष्ट हुआ होगा, यह सिद्ध होता है। तो आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आया होगा। यदि नहीं आएगा तो आप दोबारा देखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद हम अगली प्रतिज्ञा देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।